Very, very good evening to all of you. Thank you, Divansh, and thank you, Jasneet Kaur. थैंक यू सो मच। तो बच्चे आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, इससे कुछ पॉइंट को हमने डिस्कस किया था और ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके कंटेंट में सेव भी हो गई है और इसकी पीडीएफ भी आपके कंटेंट में साथ के साथ अटैच भी है। बच्चे फिर भी मैं क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दूं, हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है। क्वेश्चन है हमारा रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली बच्चे क्या है कि जनरली जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और जब उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो हम उस कमोडिटी की डिमांड क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो ऐसा तो हमारा जनरल बिहेवियर है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम, प्राइस कम होने डिमांड ज्यादा, बट ऐसा बिहेवियर हमारा क्यों है, क्या रीजन है? तो रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं। उसमें से एक रीजन है बच्चे हमारा इनकम इफेक्ट। अब आप कहेंगे सर ये इनकम इफेक्ट क्या होता है, तो इनकम इफेक्ट को जरा समझते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी बच्चे, इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट बेसिकली आप देखेंगे कि हमारी इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो तरीके की इनकम होती है। एक इनकम बच्चे मनी इनकम कहते हैं हम उसको, एक हमारी मनी इनकम हो गई और एक हमारी रियल इनकम हो गई। एक हमारी बच्चे रियल इनकम है। अब मनी इनकम क्या है? जितने भी रुपए आपके पॉकेट में हैं या जितने भी रुपए आपकी सैलरी है वो मनी के फॉर्म में जो है वो आपकी मनी इनकम है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में इस समय पॉकेट में एग्जाम्पल के लिए 20 रुपए मेरी इनकम है, तो ये मेरी मनी इनकम है। अब रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम बेसिकली आपकी परचेसिंग पावर को हम रियल इनकम कहते हैं, कि अपने इनकम से कितना सामान आप खरीद सकते हो। तो परचेसिंग पावर को ही आप क्या कहेंगे, आप रियल इनकम कहेंगे। तो जनरली क्या देखने को मिलता है बच्चे, मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसकी प्राइस फॉल हो गई, अब मान के चलिए आपके पॉकेट में 20 रुपीज पड़ा हुआ है और आप बाजार में गए और आपने देखा जिस कमोडिटी को लेने के लिए आप गए हो उस कमोडिटी की प्राइस कम हो गई, तो उसकी प्राइस कम होने से आपके पॉकेट में जो पहले 20 रुपए था अब वो 30 रुपए या 21 रुपए नहीं हो जाएगा, वो पैसे आपके पॉकेट वाले बढ़ने नहीं। और अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो भी आपके पॉकेट में जो 20 रुपए पड़ा हुआ है वो 20 रुपए ही आपके पॉकेट में रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्राइस में किसी कमोडिटी के प्राइस में जब चेंज होता है तो मनी इनकम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मनी इनकम आपकी उतनी ही बनी रहती है। मेरी बात समझ पाए? क्लियर है बच्चे? बात मैं करता हूं रियल इनकम की, परचेसिंग पावर की। हाँ, आपके प्राइस के किसी कमोडिटी के बढ़ने और घटने से आपकी परचेसिंग पावर पे इसका फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि 20 रुपीज पर केजी कोई आर्टिकल है, 20 रुपीज पर केजी कोई कॉमोडिटी है। अब कोई कॉमोडिटी 20 रुपीज पर केजी है, आपकी 20 रुपीज में आप कितना ले पाएंगे? 20 रुपीज में आप 1 केजी ला पाएंगे, ठीक है। और वही अगर आर्टिकल प्राइस अगर इसी का प्राइस अगर फॉल हो जाए और वही चीज 10 रुपीज पर केजी हो जाए, गिरने के बाद प्राइस कितना हो जाए, तो अपने सेम बजट में आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई, उसको ज्यादा खरीद सकते हो, तो अपने सेम बजट में आप 20 रुपए में कितना ला पाएंगे? तो 2 केजी ला पाएंगे। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, कि आप इस चीज को जरा समझ रहे हैं कि प्राइस कम होने से आपकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ती है, परचेसिंग पावर आपकी बढ़ती है, रियल इनकम आपकी बढ़ती है, रियल इनकम आपकी बढ़ सकती है, और रियल इनकम के आपके इंक्रीज हो जाने से आपके बेसिकली उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी आपकी बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर आपको इस बात को समझना होगा कि आपके पास में बेसिकली रियल इनकम पे इसका इफेक्ट आता है किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से। तो क्या देख रहे हैं कि प्राइस अगर डिक्रीज हुई तो अल्टीमेट डिमांड क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी को तो बच्चे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, क्यों अप्लाई हो रहा है? बिकॉज ऑफ
इनकम इफेक्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये परचेसिंग पावर या रियल इनकम को ही हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे क्या, रीजन क्या है, इनकम इफेक्ट। ये हमारा क्या है बच्चे, इनकम इफेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है आपको, दो प्रकार की इनकम होती है। यहां पे आपके एक मनी इनकम जिसपे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस कम होने से अगर आप उसको ज्यादा खरीद पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर परचेसिंग पावर, रियल इनकम की वजह से, तो ये रियल इनकम इफेक्ट आपका है जिसकी वजह से आप किसी कमोडिटी को ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो एक और कारण आपका बन गया यहां पर, किस चीज के पीछे, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे जो रीजन है उसके पीछे एक और आपके पास से फैक्टर वर्क कर रहा है। वो कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट। लास्ट क्लास में हुआ था क्या हमारा इनकम इफेक्ट, फिर नहीं हुआ था। बच्चे, सभी बच्चों से गुजारिश है कि बच्चे जो है देखिएगा, मैं बार बार इस बात को आपको रिपीट भी करता हूं कि आप लोग सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं। अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लासेस अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहती, बिल्कुल सही रहती, तो फिर हम इस कोर्सेज को रिकॉर्डेड फॉर्म में लॉन्च करते, है ना, क्योंकि वही कंटेंट है जो कि मैंने अभी लास्ट पिछले जो पीछे अभी आया था हमारा सेमेस्टर 5, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको। सेम कंटेंट यहां पर भी आपको करना था, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। लाइव क्लासेस से क्या होता है बच्चे, साथ के साथ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एक चीज ये। दूसरी बात, लाइव क्लासेस का क्या होता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस बेसिकली हम टालते हैं कि यार क्लास रिकॉर्ड हो गई, कल देख लेंगे, क्लास तो पड़ी हुई है ही ना, परसों देख लेंगे, पड़ी हुई है। जब आज आप 2 दिन में आपके पास में 1 घंटा समय नहीं निकल पा रहा है क्लास को अटेंड करने का, तो आप कैसे अपने आप से ही उम्मीद कर सकते हैं कि फिर आप एक दिन में 4-4 घंटे क्लास देख लेंगे, और जबकि और भी सब्जेक्ट्स आपके पास में हैं। तो ये बस अपने आप को जो है ना एक तरीके से कहीं ना कहीं टाल मटोलने वाली बात है खुद को, कि आप आगे उसको पोस्टपोन कर देते हैं। चलो यार अभी क्या क्लास में जाए, अभी जो कर रहे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं हम उसको कर रहे हैं, और बाकी क्लासेस बाद में देखें। अब ये क्लास कब देखोगे आप बताइए, नेक्स्ट क्लासेस में, तो आप नेक्स्ट क्लासेस का टॉपिक होगा वही बर्डन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रेशर को, अपने ऊपर बर्डन को अननेसेसरी आप इकट्ठा कर करके आप अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे कि आपका जो करंट में आपका ग्रेजुएशन चल रही है ये भी ठीक से नहीं हो पाती है, और साथ में अगर आप कुछ करना चाहें वो भी पूरी तरीके से आपका डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि टाइम पे कोई भी चीज आप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने लाइव क्लासेस को ऐसे एक ऑफलाइन की तरह ट्रीट करें कि भैया क्लास का टाइम हो गया, क्लास में जाना पड़ेगा, तो अपने टेबल पे ऑलवेज, अपने टेबल कुर्सी पे अपना पेन लेकर, रजिस्टर लेकर के बैठे। कहीं बैठ करके ऐसे क्लासेस नहीं देखिए कि आप मोबाइल में लेट के देख रहे हैं, कहीं ऐसे ही बस कान में लगा लिया और बाकी काम भी कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। डिसिप्लिन के साथ में करें, सम्मान के साथ में पढ़ाई करें। अपना एक टेबल कुर्सी है, आपका लैपटॉप है, क्लियर है, उस पर आप अपने जो है अच्छे तरीके से आप नोट्स अपने रजिस्टर साथ में रखो, क्योंकि जब क्लास में आप रजिस्टर अपने साथ में रख रहे हैं तो उसमें आंसर करेंगे, बाद में उसको आप नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद आप क्लासेस के जो है अपने समझिए। तो 1 घंटे क्लासेस में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आगे आपका काम एक्स्ट्रा बर्डन आप पे नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि पीडीएफ जो आपको मिलता है बच्चे, आप अपने लैपटॉप पे पीडीएफ के फॉर्म में देखते हो या फिर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते हो। गुजारिश है, स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे से अपने रजिस्टर पे लाइक ब्लैक पेन से आप इसके पॉइंट्स को लिख दो, आंसर अपना ब्लू पेन से लिखो, अंडरलाइन करो, अच्छे सुंदर सुंदर आप साथ के साथ क्लास के बाद 1 घंटा और देकर के आप इसके नोट्स बना लो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्क्रीन पर जहां पर आपकी पढ़ने की स्ट्रेंथ आपकी 2 घंटे की है, अगर उसी चीज को अगर आप स्क्रीन पर पढ़ते हो तो वही आपकी 30 मिनट की स्ट्रेंथ रह जाती है, बाकी आपको नींद आएगी और आपके डिस्टर्बेंस और इरिटेशन बार बार रहेगा। और बार बार फिर अगर आपको दोबारा रिवीजन करना हो तो वो क्लासेस को जा करके स्क्रॉल करके खोलना, कौन सी पीडीएफ थी वो उसको करना, ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि भैया अपने हैंड राइटिंग, अपने कोमल कोमल हाथों को आपने कष्ट देना है और उससे अपने आप को अच्छे से पीडीएफ उसको मैनेज करना है, पीडीएफ आपको उसको लिखनी है। चलिए बच्चे, आगे हम बात करते हैं, इनकम इफेक्ट की बात कर रहे थे। अगर थोड़ा इसको रीड कर दूं कि कंटेंट के अंदर क्या लिखा है इसके बारे में। ठीक है देवान, हाँ जी बच्चे। इनकम इफेक्ट रेफर टू इफेक्ट ऑन अ डिमांड व्हेन रियल इनकम, देखिएगा ये मनी इनकम की बात नहीं कर रहा है, व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। बड़ी सुंदर बात लिखी है। When price of given commodity falls, जब प्राइस किस कमोडिटी गिरती है, it increase the purchasing power, और उसी को ब्रैकेट में परचेसिंग पावर को क्या बोला है, रियल इनकम भी कहा गया है, of the consumer. As a result, he can purchase of the given commodity with the same money income. तो मोर
ऑफ द गिवन कमोडिटी, उसको पहले से ज्यादा खरीद सकता है अपने सेम उसी मनी इनकम में है तो हाँ तो उस पर 20 रुपए। फॉर एग्जाम्पल सपोज द ईशा बाइज द 4 चॉकलेट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, तो 40 रुपए उसमें वो खर्च कर रहे हैं ना पॉकेट मनी ऑफ 40 रुपीज। इफ प्राइस ऑफ चॉकलेट फॉल्स टू 8 रुपीज, टू मतलब कि अब गिर करके कितनी इस समय करंट में प्राइस है उसकी 8 रुपए, तो वही 40 रुपए खर्च करेगा तो उसको 5 चॉकलेट मिलेगा। देन विद द सेम मनी इनकम ईशा कैन बाय 5 चॉकलेट ड्यू टू एन इंक्रीज इन द हर रियल इनकम या परचेसिंग पावर। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। अब बच्चे आपकी बात करूं मैं प्राइस इफेक्ट की, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो कि आगे इसको एक्सप्लेन करा है। ये आगे आपको जो है प्राइस इफेक्ट के बारे में कार्डिनल अप्रोच में फॉर डिटेल में विद डायग्राम आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यूनिट 2 का पार्ट है वो आपके पास में बेसिकली, अभी हम यूनिट 1 पे ही हमने कंटिन्यू किया हुआ है। यूनिट 1 में अभी हमारा डिमांड है, यूनिट 1 में ही आगे फिर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, यूनिट 1 में ही हमारी सप्लाई होगी, यूनिट 1 में ही हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी, यूनिट 1 में ही हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होगा। ये सारा पार्ट अभी यूनिट 1 का है बच्चे, क्लियर है। आगे मैं बात करूंगा फिर आपके यूनिट 2 में इस चीज की। सिलेबस बहुत वास्ट है, इस बात को बोलने में कोई भी दो राय नहीं है कि इवन मैं बिजनेस मैथ्स भी पढ़ाता हूं, मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं, मैं बीकॉम के 2 सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद और मैं आपको माइक्रो भी पढ़ाता हूं और मैं मैक्रो भी पढ़ाता हूं। तो 4 सब्जेक्ट को बीकॉम के पढ़ाने के बाद मैं आपसे एक बात ये भी बिल्कुल कह सकता हूं कि सबसे बड़ा सिलेबस मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स का देखा है। इससे बड़ा कोई सिलेबस जो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं उन सब्जेक्ट में तो सबसे बड़ा सिलेबस, सबसे वास्ट सिलेबस बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। अब बच्चे बात करते हैं यहां पर हम प्राइस इफेक्ट की। तो प्राइस इफेक्ट क्या है, जरा इस बात को भी बड़े डिटेल में पहले समझ लेते हैं। देखिएगा, अब आपको इस बात को जरा समझना होगा कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, कोई पर्टिकुलर एक कमोडिटी है, मैं कंसीडर कर लेता हूं एक्स। क्या हुआ, इसकी जो प्राइस है, ये प्राइस इसके पास में बच्चे क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस क्या हो गया, इसका फॉल हो गया। अब प्राइस कम होने से क्या हुआ, कहानी क्या हुई, प्राइस कम होने से मैं देख रहा हूं कि इस कमोडिटी की जो डिमांड है, मान के चलिए कमोडिटी की जो डिमांड है बच्चे, पहले प्राइस जो है 20 रुपीज पर यूनिट था, 20 रुपीज पर यूनिट। मैं लेट कर लेता हूं डिमांड के बारे में। डिमांड इसकी जो है 100 है। अब किस कमोडिटी की बात कर रहा हूं वो पूरा अच्छे समझ लीजिए। चलिए मैं बात कर रहा हूं टी की, एग्जांपल लेते हैं, क्लियर है। और टी आपके पास में बेसिकली क्या है, गिवन गुड्स है। क्योंकि आप जनरली टी के कंज्यूमर हैं तो टी आपके लिए क्या हो गया, गिवन गुड्स हो गया। गिवन गुड्स हो गया टी आपके लिए, जिसको आप ओरिजिनल गुड्स भी कह सकते हैं। और इसका अपना एक सब्स्टिट्यूट है, इसका अपना एक सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है लाइक कॉफी। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया बच्चे आपके पास में, कॉफी। अब मैं यहां पे टी की प्राइस की बात कर रहा हूं, लाइक 10 रुपीज इसकी क्या है पर कप, एग्जाम्पल लेते हैं। और इसकी अपनी डिमांड है 100 कप। ये तो ओरिजिनल सिचुएशन है जो अभी तक चल रहा था। अब एक सडनली क्या हुआ कि जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया। अब प्राइस कम हो गया, और कम होने के बाद इस समय प्राइस क्या हो रहा है कॉफी का, इस समय जो आप न्यू प्राइस देख रहे हैं वो कॉफी का मान के चलिए आपका 8 रुपए हो गया। तो एक तो मैं क्या देख रहा हूं कि 8 रुपए प्राइस होने की वजह से कुछ ऐसे कस्टमर जो हैं, एक मैं क्या देख रहा हूं, प्राइस कम हुआ। अब मैं देख रहा हूं कि 8 रुपए होने की वजह से कुछ कस्टमर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 1 या 2 कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैसे परचेसिंग पावर तो सबकी बड़ी है, परचेसिंग पावर तो सबकी बढ़ गई है बच्चे। अच्छे समझाने के लिए मैं 5 रुपए एग्जांपल ले लेता हूं। अब आप यहां देखें कि जो परचेसिंग पावर क्या हुई, जो परचेसिंग पावर है,
जो परचेसिंग पावर है बच्चे वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। अब परचेसिंग पावर इंक्रीज होने के बाद कुछ कस्टमर इसकी डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। लाइक मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आपके पास में बेसिकली कुछ कस्टमर है, एक दो कस्टमर हैं, वो इसकी डिमांड बेसिकली बढ़ा देंगे। तो ये जो नए कस्टमर ने जो इसकी डिमांड जो पहले ऑलरेडी कर रहे थे, अब वो कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे, वो डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि उनकी क्या हुई, उनकी जो है परचेसिंग पावर सबकी बढ़ी है वैसे तो, और परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से वो इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। मान के चलिए 5 कप प्लस डिमांड होगी, 5 कप डिमांड प्लस हो गई, ठीक है, क्लियर है। लेकिन सिर्फ इसलिए डिमांड नहीं बढ़ रही है क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ी है, कुछ और भी घटना घटित होंगे यहां पर। और क्या होगा, और यहां पर कुछ ऐसे कस्टमर जो हैं, कुछ ऐसे कस्टमर जो कॉफी का कंजम्पशन कर रहे थे, तो उनमें से कुछ कस्टमर, मान के चलिए, मैं तो नहीं कह रहा 100% कस्टमर, कुछ कस्टमर हो सकता है कि उनको जो है ऑब्वियसली सबके लिए क्या होगा, ओरिजिनल गुड्स रिलेटिवली अब चीपर लगेगी, क्योंकि 5 रुपए हो गया ना, तो अब चीपर लगेगी, तो ये ओरिजिनल गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कुछ कस्टमर यहां पे ट्रांसफर होंगे। तो यहां पे कुछ और कस्टमर और ऐड हो गए इसमें कुछ कस्टमर, जिसकी वजह से कुछ इसकी डिमांड और बढ़ गई। मान के चलिए ये जो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इससे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलेंगे। तो इसके से डिमांड बढ़ गई, और यहां पे जो, और ये डिमांड कितनी बढ़ी, मान के चलिए 3 कप इसकी डिमांड जो है बढ़ गई है। और यहां पर आप देखेंगे कि बेसिकली यहां पे जो डिमांड बढ़ी उसको क्या बोलेंगे आप, उसको आप बोलेंगे इनकम इफेक्ट। क्या बोलेंगे आप, इनकम इफेक्ट, क्लियर है। और इनकम इफेक्ट से कितना बड़ा, 5 कप। तो ऑल ओवर आपका जो डिमांड में चेंज आएगा, कुल मिलाकर के जो आपके डिमांड में चेंज आएगा, जो पहले आपका 100 कप आपका डिमांड था, अब आपकी नई डिमांड क्या बन जाएगी बच्चे, अब आपकी जो है न्यू डिमांड जो है, न्यू डिमांड आपको देखने को मिलेगा बच्चे कि कुल ऑल ओवर जो न्यू डिमांड है, टोटल न्यू डिमांड है, वो कितनी हो गई आपके पास में, पहले 100 था और आपके पास में यहां पर 5 कप तो आपकी इनकम इफेक्ट की वजह से बढ़ी है, और यहां पर आप देखेंगे 3 कप तो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से बढ़ी है। तो कुल डिमांड 108 कप की हो गया। तो ये जो 108 कप बढ़ा, ये क्यों बढ़ा, आपके प्राइस डिक्रीज होने की वजह से तो ऐसा हुआ। क्यों हुआ, आपका प्राइस अब डिक्रीज हुआ, इसी की वजह से तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिला है बच्चे। तो क्या समझ में आया, ऑल ओवर आपको यहां पर ये कहानी कुछ समझ में आई है क्या, कि आपको बेसिकली प्राइस का जो इफेक्ट देखने को मिला है, प्राइस का जो इफेक्ट देखने को मिला है, प्राइस कम होने की वजह से वो आपको देखने को मिला है, बेसिकली 8 कप का डिमांड बढ़ गया, ये प्राइस इफेक्ट हुआ। और ये 8 कप कहां से आया, एक तो आपका इनकम इफेक्ट की वजह से आया, कहां से आया, एक आपका इनकम इफेक्ट की वजह से आया बच्चे, क्लियर है, जो कि 5 कप आपका था, क्लियर है बच्चे, 5 कप का आपका था। और एक आपके पास में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आया, एक आपके पास में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आया, ठीक है, जो कि 3 कप हुआ। तो पूरा का पूरा प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इस बात को आपको समझना होगा। आगे डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट यहां पर इसका नहीं है, क्लियर है, डायग्राम वाला कंसेप्ट आपका बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बट ये कंसेप्ट आपका ऑर्डिनल अप्रोच से पूछा जाएगा। बट यहां पे एक लाइन आया तो उसके बारे में मैंने चर्चा आपको करा, ताकि कुछ भी ऐसा नहीं हो जो कि आपके माइंड के ऊपर से, दिमाग से ऊपर से चला जाए। तो आगे बच्चे इसी बात में ये क्या कहता है, इसी चीज में यहां पर इस बात को भी ये कहता है कि प्राइस इफेक्ट इज द कंबाइंड इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पूरा जो प्राइस का इफेक्ट आता है वो सिर्फ एक इनकम इफेक्ट की वजह से डिमांड नहीं बढ़ती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी उस पर देखने को मिलता है। डिटेल डिस्कशन ऑन द इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर टू द पावर बूस्टर। वो पावर बूस्टर मैंने इसमें अभी डाला नहीं है क्योंकि मैं आगे करूंगा, आप इसको, इस बात को अपने टॉप नोट करते टाइम पे हटा देना, क्लियर है बच्चे, दिस वन इसको हटा देना, इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। अब बच्चे ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल कस्टमर, बिल्कुल बच्चे, ये भी लॉ ऑफ डिमांड के पीछे एक फैक्टर है, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे एक रीजन है। क्या एडिशनल कस्टमर, अब आप भी इस बात को समझते हैं एडिशनल कस्टमर का,
कि अभी तक लाइक एक आइसक्रीम है, ठीक है, और 100 रुपीज का उसका आ रहा है पूरा पैक, फैमिली पैक, और अभी ऐसा लगता है कि यार रहने दो, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अभी, तो अभी आप जो है आइसक्रीम को फैमिली पैक एक उसको अवॉइड ही करते हैं। लेकिन वही आइसक्रीम जब 50 रुपए का फैमिली पैक हो जाए या प्राइस कम हो जाए, तो जिन लोगों के बजट में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से लोग ले नहीं पा रहे थे, अब वो उनके बजट में आ जाएगा, तो अब वो लोग भी उनके उस कम्युनिटी के कस्टमर बन जाएंगे, तो उस कम्युनिटी को एक एडिशनल कस्टमर मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ गई, तो ये लो ऑफ डिमांड हो गया। अब लो ऑफ डिमांड के पीछे रीजन क्या रहा? एडिशनल कस्टमर आ गए। तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, मैनी न्यू कस्टमर हु वर नॉट इन द पोजीशन, जो कि पहले पोजीशन में नहीं थे, टू बाय इट अर्लियर ड्यू टू हाई प्राइस, क्योंकि वो उसका प्राइस ज्यादा हुआ करता था, स्टार्ट परचेसिंग इट, अब वो उसको खरीदने पड़ेंगे। इन एडिशनल टू न्यू कस्टमर, नए कस्टमर के जुड़ जाने से ओल्ड कंज्यूमर ऑफ द कम्युनिटी स्टार्ट डिमांडिंग मोर ड्यू टू इट्स रिड्यूस प्राइस, और ओल्ड तो खरीद करेंगे, नया कस्टमर भी इसमें जुड़ जाएगा। Clear? For example, if the price of the ice cream family pack fall from the 100 to 50 rupees per pack, then many consumer who were not in the position to afford an ice cream can now buy it with the decrease in its price. Clear? Moreover, the old customer of the ice cream can now the consume more. As a result, the total demand increases. Clear है बच्चे? चलिए बच्चे, अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिफरेंट यूजेस की। तो डिफरेंट यूजेस में क्या है? डिफरेंट यूजेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहां कहां पर होता है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप देखेंगे कि भैया आपके लिए जो है एक तरीके से फैन में होता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है मसाला वगैरह घर में या और चीजों को पीसने में आपके मिक्सर में यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज बेसिकली गर्म पानी को गर्म करने में होता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप देख रहे हैं कपड़े वगैरह को आयरन करने में हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज खाना बनाने में भी हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे यूजेस हैं। क्लियर? खाना गर्म करने में, ओवन में उसका इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल्स यूजेस हैं इसके। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत जगह पर यूज है। जब इसका प्राइस बढ़ता है, जब ये चीजें महंगी हो जाती हैं, जब लाइक अगर बिजली का बिल पर यूनिट बढ़ जाए, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे अपने घर में कि उसका यूज सिर्फ और सिर्फ जो है नेसेसिटीज तक ही लिमिटेड रह जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी चीजें अननेसेसरी इसका वहां पर भी यूज कर रहे हैं। अब अननेसेसरी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लाइक आप जो है एसी की अगर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी टेम्परेचर ठीक ठाक है, बरसात हो गई है, तब भी एसी ऑन कर रखा है। इतनी लाइट्स की जरूरत नहीं है कि एक लाइट ही काफी है, 2 लाइट ही काफी है कमरे में। कमरे में आपने 4-5 लाइट आपके पास में है, तो सारी लाइटें आपने ऑन कर रखी है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी का आपका जो है बहुत जगह पर बहुत मल्टीपल्स इसके यूजेस हैं। किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। अब इलेक्ट्रिसिटी के आपके जो है डिफरेंट यूजेस है। तो सम कम्युनिटी लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा हैव द सेवरल यूजेस। एक सेकेंड बच्चे, कॉल में पिक कर लूं। हेलो, हाँ जी बच्चे। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। और जब डिफरेंट यूजेस है तो कुछ यूज तो उसके नेसेसिटीज में आ जाते हैं, और कुछ यूज उसके थोड़े से इतने नेसेसरी नहीं होते, लाइक लग्जूरियस के लिए हम उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस इसका इंक्रीज होता है तो हम उसका यूज सिर्फ नेसेसिटी तक ही लिमिटेड रखते हैं, और जो अननेसेसरी जो हम यूज कर रहे थे उसको वहां पर उसका यूजेस हम रोक देते हैं। तो इस सिचुएशन में उसकी डिमांड क्या हो जाती है? प्राइस बढ़ने से एकदम से कम हो जाती है, और प्राइस कम होने से हम उसकी डिमांड और उसका यूज वहां भी करने लग जाते हैं जहां पर इतने हमारे लिए यूज नेसेसिटी नहीं है, इसलिए प्राइस कम होने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए पहले जो है बिजली जो अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी, अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूं तो इसके आने से पहले बिजली के बिल ज्यादा हुआ करते थे, नो डाउट, वो आप सबने हम सबने देखा हुआ है। तो उसके बाद फिर बिजली के बिल में जो है कंट्रोल हुआ, बिजली के बिल में कमी आई। तो पहले इतने एसी नहीं थे, अब वो एसी जो है एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि पहले 5-6-7 हजार रुपए बिजली का बिल नहीं अफोर्ड कर सकती थी, 7-8 हजार रुपए, अब जब बिजली का बिल 1500-2000 रुपए आने लग गए थे तो उन्होंने भी फिर एसी लिया और उसका यूज यहां तक आ गया। और फिर उसके बाद उनकी डिमांड जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी ज्यादा हाई भी हुई। तो यहां पे ये बताता है कि इसके डिफरेंट यूजेस हैं। लाइक मिल्क एक एग्जांपल ले लो,
मिल्क से आप जो है बेसिकली मिल्क को डायरेक्ट आप ड्रिंक करने में भी यूज करते हैं, उसे चाय बनाने में भी यूज करते हैं, मिल्क का यूज आप मिठाइयों में भी करते हैं, मिल्क का यूज आइसक्रीम में भी करते हैं, मिल्क का यूज दही में भी करते हैं। इसके सेवरल यूजेस हैं, बहुत ज्यादा इसके यूजेस हैं। लेकिन अगर मिल्क काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा तो इसका यूज सिर्फ लिमिटेड रह जाएगा, जो कि अपने लिए नेसेसरी है। अगर ये सस्ता हो जाएगा तो इसके यूजेस आप जो है हर तरफ बढ़ा लेंगे, तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड जो है काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस कम होने से इसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसके यूजेस सेवरल यूजेस हैं। तो कहता है डिफरेंट यूजेस, सम कमोडिटीज लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा हैव द सेवरल यूजेस, इसके अलग अलग यूजेस हैं, सम ऑफ विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर्स। व्हेन प्राइस of a such a good say milk increase, its use get the restricted to the most important purpose। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे, क्या कहता है, some commodities like milk, electricity, ऐसे कुछ commodities हैं जिसके several uses हैं, some of which are the more important, और जिसके कहीं पर तो उसके बहुत ज्यादा uses हैं than the others। When price of a such a goods, अगर इस like milk का प्राइस अगर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इट्स यूज गेट द रेस्ट्रिक्टेड, इसके यूजेस को हम बाकी जगह पे रोक देंगे टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस, और इसका यूज हम कहां करेंगे, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस से ड्रिंकिंग, एंड द डिमांड फॉर द लेस इंपॉर्टेंट यूजेस। इसकी डिमांड जो रेस्ट्रिक्टेड होकर के कहां तक रह जाएगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट गुड्स तक ही रह जाएगी, और बाकी जो कम्युनिटीज है वहां पे हम उसकी डिमांड जो है, जिसकी लेस इंपॉर्टेंट है, वहां पे इसकी डिमांड हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, लाइक चीज, बटर एटसेट्रा get reduced। However, when the price of such a commodity decrease, the commodity is put to all the uses whether they are important or not। अगर प्राइस गिरता, चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज बढ़ जाएगा। तो ये बच्चे एक इसका एक पॉइंट था। अब बच्चे एक और बड़ा प्यारा सा सुंदर सा बड़ा सरल सवाल है आपके पास में, और क्वेश्चन आपके पास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। बड़ा प्यारा सवाल है। सबसे पहले इसके लिए आपको मेरा मानना है कि ये यार इस टॉपिक को मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं इस टॉपिक को अगर स्टार्ट करता तो बताऊंगा ही मैं इसके बारे में 15 मिनट, उसके बाद फिर मैं इसके साथ में 3 क्वेश्चन अटैच हैं, 1 2 3। क्लास अगर मेरी ब्रेक हो जाती है कि आज बता रहा हूं फिर नेक्स्ट क्लास बता रहा हूं, फिर टॉपिक पूरा स्पॉइल हो जाएगा। बड़ा मजेदार टॉपिक है, तो मैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मुझे मालूम है आज क्लास काफी छोटी हुई है, लेकिन बच्चे टॉपिक स्पॉइल हो जाएगा। अगर मैं 15-20 मिनट भी यहां से आगे पढ़ाता हूं, ये पूरा 1 घंटे का टॉपिक में ही सब कुछ मजा आएगा। अगर मैं इसमें 20 या 30 मिनट की भी क्लास ले लूं, आधा घंटे का टॉपिक अगर ब्रेक हुआ, तो आज का आधा घंटे की क्लास भी वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास भी वेस्ट है, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ में ऐड होना है। तो इस टॉपिक को बच्चे मैं जो है नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करूंगा, और उसके बाद आपके पास में बेसिकली नेक्स्ट 2 से 3 क्लासेस में मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करूंगा। इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी मैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कुछ नए टॉपिक्स और भी हैं, इसको डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद मैं सप्लाई तो खैर 1 से 2 दिन के अंदर डिस्कशन है, डिमांड पढ़ने के बाद। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी 1 से 2 दिन का डिस्कशन है। जल्दी ही मेरी कोशिश है कि मैं आपको यूनिट 1 से बाहर निकालूं। ये यूनिट 1 आपके एग्जाम में 18 मार्क्स का है, जो मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दिया था, वो 9 मार्क्स का वहां से आना है, और डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इन सबसे मिलाकर के 9 मार्क्स का आपका और आना है। तो इसलिए 18 मार्क्स का ही पूरा का पूरा आपके पास में यूनिट 1 का वेटेज बनता है। लेकिन अभी इसमें कम से कम मान के चलिए कि इसको कवर करने में हमें 3 क्लास डिमांड में, 2 क्लास 3-4 डिमांड, कहीं ना कहीं हमें अभी 10 क्लासेस की तो रिक्वायरमेंट है ही, मतलब 20 डेज अभी लगेगा इस यूनिट से बाहर निकलने में। क्लियर है बच्चे? तो इतना बड़ा यूनिट है, तो इसमें तो इतना टाइम बच्चे लगना ही है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में हमें आगे जो चीजें करेंगे, तो उसमें फिर 18 मार्क्स का। तो सिलेबस तो भैया बड़ा है ही, और मुझे लगेगा जरूरत पड़ेगी, अभी पहले यूनिट 1 हो जाए तो क्लासेस को मैं बढ़ा भी दूंगा, रेगुलर क्लासेस भी मैं आपकी कर दूंगा, क्लासेस को मैं रेगुलर भी कर दूंगा आप लोगों की, क्योंकि सिलेबस को हमें टाइम से पहले कंप्लीट करना है। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं फिर। सर ये डिफरेंट यूजेस वाला पॉइंट 5 है ना? हाँ जी बच्चों, 5th पॉइंट है, गलती से उस पर 1 आया था लिखा हुआ। बाकी अभी थोड़ा 5-7 मिनट है, तो आप मुझसे कुछ और पूछ सकते हैं, कुछ डाउट पूछ सकते हैं अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अगर आपको बुक मैंने बताया तो दीपा श्री बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको एक अच्छी और इजी लैंग्वेज और पॉइंट में आंसर अगर आप चाहते हैं तो।
ये बुक मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं अगर आप चाहें। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं लेने की, क्योंकि जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं ये पीडीएफ सफिशिएंट है। एग्जाम टाइम में आप जो है शिवदास का 10 ईयर ले लेना, और 10 ईयर से आप जो है और एक्स्ट्रा जो आपको कुछ पढ़ने का होगा वहां से पढ़ लेना, ये सफिशिएंट रहने वाला, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। पर फिर भी आपको बुक चाहिए तो दीपाश्री बुक मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूं, वो बुक आप ले सकते हैं। एक चीज क्लियर है। और आगे कोई अगर डाउट है, बुक का लिंक, ठीक है, मैं बुक का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बैच में, या आपके जो चैट है वहां पे मैं बुक आपको बुक का लिंक रिकमेंडेड कर दूंगा। बाकी आप बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज पूछना चाहते हैं, या फिर आप और करियर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज पूछना चाहते हैं जिसके बारे में मेरे एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकता हूं। करियर बैंकिंग लाइन के बारे में पूछा, मैं एक बैंकिंग लाइन का सेशन लेकर के आ रहा हूं, एक्स्ट्रा सेशन है वो, क्योंकि आपके अलग होगा कि सैलरी कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, कितने कम से कम कितने मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है, पोस्टिंग कहां पर होती है, तो बैंक में कौन कौन से जॉब प्रोफाइल है, ये सारा का सारा मैं डिटेल में एक लेकर के सेशन आऊंगा, वो एक अलग उस पर लेकर के आऊंगा। आप देखेंगे कि एक आपके पास में एक एक्स्ट्रा फोल्डर भी होगा जिसमें लिखा होगा काउंसलिंग को क्रॉस करके अपॉर्चुनिटी होगा। तो ये जो भी एक्स्ट्रा जो चीजें डिस्कस होती हैं ये इस फोल्डर में मैं इसको डालता हूं कि जिस बच्चे को लगेगा वो बच्चा देखे, और आपकी क्लासेस का अपना बिल्कुल एक अलग रहता है जो आपका कंटेंट है, उसके साथ मैं इसको मिक्सअप नहीं करता। हाँ, करियर काउंसलिंग में मैं उन चीजों के बारे में गाइड कर सकता हूं बच्चे जिन पे मैं काम कर रहा हूं, या जो चीज मैं टीच करता हूं जिसमें मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूं। जैसा कि आप अपने फोल्डर में देख सकते हैं एक करियर काउंसलिंग को काट कर करके अपॉर्चुनिटी भी करा हुआ है, उस फोल्डर में जाके देखेंगे तो वहां पर मैं आपको हर एक करियर जो आप साथ साथ कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूं, उसकी सैलरी सबको डिटेल में बताता हूं, तो वो आप सब कुछ बच्चे देख सकते हैं। क्लियर है। और उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज के वो स्टूडेंट जो यहाँ के जिन्होंने उसमें सक्सेस पाया है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, किस सिचुएशन से पाया, वो सब मैं उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर के अंदर मैं डालता हूं जो कि आप लोगों के कंटेंट में भी होगा। तो वहां पर आप देख सकते हैं खाली टाइम में, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और बाकी अगर आपको वैसे कुछ पूछना है तो अभी हमारे पास समय है, आप अभी पूछ सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चे एब्रॉड स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपके पास मौका लगता है तो बिल्कुल जरूर करना चाहिए। एमबीए के लिए आपको जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर आपके परसेंटेज कम रह गए, 50% से कम मार्क्स रह गए, तो आप फिर एमबीए नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी नहीं कर सकते, एब्रॉड से भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रेजुएशन में कम से कम परसेंटेज आपके इतने डाउन नहीं जाए। और अगर आपको एब्रॉड से करना है तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन बच्चे मॉक टेस्ट भी होगा ऊपर, तो मॉक टेस्ट में ना मैं कुछ जैसे कि जो बैंक से रिलेटेड जॉब होती है उसके मैं टेस्ट पेपर डालता हूं, वो डालता हूं, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको वो पेपर देखने को आपको मिलेगा। तो आप वहां से भी एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में क्या आता है, कैसा आता है, एक प्रीवियस ईयर जो आया हुआ है उसका आपको आइडिया देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में आगे न्यू और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।